मौजूद साहित्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ और विद्वान प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, प्रोफेसर शुक्ल जी, सदाशिव द्विवेदी जी और काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मित्रों, यदि संगीत की भाषा में कहूँ तो मैं अकेला विवादी स्वर हूँ, क्योंकि साहित्य से जो मेरा प्रत्यक्ष रिश्ता है वो लगभग 35-40 साल पुराना है। बीए ऑनर्स साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मेरे ख्याल से 90 के आसपास मैंने कामायनी पढ़ा था, प्रसाद जी की कामायनी, तो वो मेरे साहित्य के लगाव का कारण है। मूल रूप से तो मैं वित्त देखने वाला आदमी हूँ, लेकिन इस काया को थोड़ा खुरच करके देखें तो भीतर साहित्य का एक विद्यार्थी बैठा हुआ नजर आएगा। और प्रसाद ट्रस्ट की ओर से, उनकी प्रपौत्री की ओर से इस तरह का आयोजन किया गया, तो मुझे इसमें शिरकत होने पे वैसे ही खुशी होती है जो एक परदेसी को घर वापस आने पे होती है। वही सौजन्य, वही स्नेह मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा संक्षिप्त होने की, क्योंकि मनीषी आचार्य अवधेश प्रधान जी को सुनना अपने आप में एक अनुभव है, और पता नहीं मैं उस अनुभव से आज लाभान्वित हो पाऊंगा कि नहीं। सबसे पहले 2 बात जरूर कहूंगा आयोजक के लिए, कविता जी के लिए, उनके पति के लिए, कि इतना जबरदस्त आयोजन और नियोजन के बारे में उन्होंने सोचा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अपनी परंपरा के प्रति, अपनी विरासत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति ये भाव, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अब विषय पे थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करें, भाई समीर विस्तृत रूप से आप लोगों के सामने बताएंगे। मैं 2-3 सिर्फ बिंदुओं की ओर इशारा करूंगा कि प्रसाद को पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, कई बार कही जाती है कि वो इतिहास का गौरव गान करते हैं, नहीं करते हैं। इतिहास की इतनी अच्छी समझ है प्रसाद की कि वो सिर्फ गौरव गान नहीं करते, उनको पता है कि किस चीज का गौरव गान करना है और किसका नहीं करना है। प्रसाद एक ऐसे मनीषी हैं, तो एक बड़ा प्रश्न जो उन्होंने उठाया है कि राष्ट्र राज्य की सीमा क्या है, और राष्ट्र राज्य का जो पूरा का पूरा सिद्धांत है, यही बने रहना चाहिए या इसके बियॉन्ड सोचने की जरूरत है। यदि आज की परिस्थिति की ओर देखें, रूस यूक्रेन से उलझा हुआ है, इजराइल फलस्तीन से उलझा हुआ है। दुनिया के यदि पॉलिटिकल मानचित्र पे आप नजर डालें तो सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं। ये राष्ट्र राज्य की एक बड़ी सीमा की ओर संकेत करता है, जो आपको अंततः टेरिटोरियल बनाता है, अंततः आपको संघर्ष की ओर ले जाता है। और प्रसाद कहते हैं कि नहीं, ये नहीं है अपने आप में काम। तो प्रसाद जिस राज्य की संकल्पना देते हैं वह राष्ट्र राज्य नहीं है, वह एक सभ्यता राष्ट्र है, वह नेशन स्टेट नहीं है, वह सिविलाइजेशन स्टेट। दूसरी बात, अब इन बातों को समझें कि प्रसाद ने ये बात कहां से पैदा की। वो भारतीय परंपरा, दर्शन और आधुनिक चिंतन से वैसी खमीर पैदा करते हैं, इसलिए उसमें सिर्फ परंपरा नहीं है, उसमें आधुनिक चिंतन भी। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े इतिहासकार भी। और जब आप इतिहास की बात करते हैं तो कृपया भूलिए मत, एक इतिहास डेटेड हिस्ट्री होता है, एक इतिहास वह होता है जिसमें से जो आपका मूल्य बोध है वो गायब हो जाता है। तो प्रसाद एक साहित्यकार के रूप में इतिहास में सृजनात्मक हस्तक्षेप करते हैं, और इसलिए इतिहास साहित्य बहुत जरूरी होता है। देखिए, एक इतिहास ये बताता है कि अमुक काल स्वर्ण काल है, लेकिन एक साहित्यकार बताता है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकंसो कहाँ जाए काके। ये साहित्यकार। तो जो इतिहास का जहाँ अंतराल शुरू होता है वहाँ साहित्यकार हस्तक्षेप करता है, और इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि इतिहास की मुकम्मल समझ बनाने के लिए हमें साहित्य के साथ इतिहास को पढ़ना होगा। वो साहित्य चाहे वेद हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे लोकायत हो, या जो भी आप परंपरा के नाम से
तो एक बात तो ये है कि राष्ट्र राज्य बनाम सभ्यता राज्य, और प्रसाद इस सभ्यता राज्य के पक्ष में है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। दानज्ञान का संवाद होता है सिकंदर के साथ। आप सब लोगों ने चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा होगा। 2-3 संवाद। दानज्ञान जब पहुंचता है, सिकंदर जब पहुंचता है दानज्ञान के आश्रम में, तो दानज्ञान कहते हैं, स्वागत अलक्षेंद्र, तुम्हें सुबुद्धि मिले। देखिए बड़ी बात है, वो नहीं कहते हैं तुम्हें विजय मिले, कहते हैं तुम्हें सुबुद्धि मिले। सिकंदर कहता है, महात्मा अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दानज्ञान कहता है, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक। सिकंदर कहता है, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी। दानज्ञान कहता है, उद्घोष तुम्हारे चारण करेंगे, हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे कोई आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है अलक्षेंद्र। राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, विजयों से नहीं। ये देखिए, इसको साथ बार बार बताते हैं, इसी की बात कहते हैं, इसलिए कहते हैं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण। तो एक बड़ी बात जो प्रसाद ने उठाई है, और जब हम छायावाद की बात करते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि छायावाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का उत्कर्ष है, और साथ ही ये वही कालखंड है जब ब्रिटिश सत्ता की दमनकारी नीतियां भी अपने उत्कर्ष करती। इसलिए जो मनीषी थे, जो चिंतक थे, जो साहित्यकार थे, उन्होंने एक ऐसा माध्यम निकाला कि लंबे समय तक इस लड़ाई को लड़ सके। इसलिए यदि आप डायरेक्ट होते, प्रत्यक्ष होते, तो आपके जल्दी ही पराभव हो जाने की संभावना थी। इसलिए छायावाद किसी विगत अतीत का आश्रय लेने वाला कालखंड नहीं है, यह जागरण का कालखंड है। लेकिन जागरण एक ऐसी भाषा में है जो संकेत की भाषा है, जो प्रत्यक्ष की भाषा नहीं है, इसलिए कि हम लंबे समय तक अपने आंदोलन को चलाए रहे। दूसरी बात जो प्रसाद अपने साहित्य में बार बार करते हैं कि जो उपभोग है, उपभोग की सीमा क्या है। यदि हर व्यक्ति ये कहे कि मुझे असीमित उपभोग करने की स्वतंत्रता चाहिए, तो समाज कहाँ पहुंचता है। और ये भारतीय चिंतन परंपरा प्रसाद को तर्क शक्ति देती है, ये विचार करने के लिए देती है कि जो उपभोग है उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। तो हमेशा ही भारतीय परंपरा ने उपयोग से मना नहीं किया, असीमित उपभोग से मना किया। आप लोगों को यदि याद होगा, महात्मा बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था, जिसे बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में महापरिनिब्बाण सूक्त कहते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा, वैधम्मा संखारा अपमादेन संपादित, अर्थात संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, इसलिए अप्रमाद के साथ उसका उपयोग करो। ये नहीं कहा कि उपयोग मत करो, अप्रमाद के साथ इसका उपयोग करो। इसी के साथ यदि आप ईशावास्य उपनिषद को देखेंगे तो उसमें कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कस्यवित्। अगेन ईशावास्य उपनिषदकार क्या कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग के साथ उपभोग कर। देखिए उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ये दोनों लोग नहीं थे। काल और बसाने थे, आग, लोहे और रक्त की वर्षा की प्रस्तावना न कर इस विश्वम्भरा को, इस जननी को धातु निकालकर खोखली और निर्बल बनाने का समारंभ होने से रोक। यह भारतीय परंपरा है जो आप कहती है कि जितनी आपको जरूरत है उतना आप उपयोग करें। इसलिए प्रसाद में आप देखेंगे कि जो आत्मवेदना है, जो अपना खुद की परिस्थिति है और जो समाज की परिस्थिति है, उसको साथ में लेकर वह एक ऐसी खमीर बनाते हैं जो आने वाली शताब्दियों तक वो हमारे लिए सार्थक होती है। और इसलिए प्रसाद साहित्य में प्रकृति वह नहीं है जो पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट में क्या है कि आदमी का आतंक इतना है कि सब डरे हुए,
उसमें एक आता है कि सच इज द ऑ ऑफ द मैन, लेकिन यहाँ आदमी का आतंक नहीं है। आप कालिदास के शाकुंतलम को ये देखेंगे तो उसमें शकुंतला के बारे में क्या कहा है, जो श्लोक है कि आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सव, आज भी फूल का खिलना जिसके लिए उत्सव का विषय होता है। कालिदास ने बहुत बड़ी बात कही, फूल का खिलना जिसके लिए उत्सव का विषय होता है। सेयं ज्ञात शकुंतला प्रतिगृहं सर्वैरनुज्ञायते, वही शकुंतला अपने पति के घर जा रहे हैं, आप सब आज्ञा दें। तो उस आप सब में वृक्ष भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, आदमी भी हैं, सब हैं। और वही वह एक ऐसा कल्चर सिखाता है जिसमें एक मुनि कुमार एक चक्रवर्ती राजा को रोक देता है, आश्रम मृगोयं न हंतव्यो न हंतव्य, ये आश्रम का मृग है, ये वध करने के लायक नहीं है, इसको आप वध नहीं कर सकते। और चक्रवर्ती राजा स्वीकार करता है उस मुनि कुमार के बारे। यह भारतीय परंपरा है जिसकी बात प्रसाद कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमें जरूर सोचना चाहिए, जब हम परंपरा की बात करते हैं तो कृपया ध्यान रखिए कि प्रसाद पुनरुत्थानवादी नहीं है, उनकी भूमिका को पढ़िए जो रिसर्च किया है प्रसाद ने। और प्रसाद इतिहास में लिबर्टी सिर्फ वहीं लेते हैं जहां इतिहास मांगा, और मुझे लगता है कि एक सजग रचनाकार के रूप में वो लिबर्टी लेना जरूरी है, क्योंकि इतिहास में यदि साहित्य का सृजनात्मक हस्तक्षेप न हो तो इस इतिहास जो आगे की जनरेशन के लिए वस्तु दे सकता है वह देने लायक नहीं। तो इसलिए प्रसाद के साहित्य को मैं बड़ी बात कहता हूँ। और देखिए, छायावाद के उस काल में जो स्वाधीनता आंदोलन चरम पे था, अपने इतिहास का पुनराविष्कार करना इसलिए भी जरूरी था कि आप अपने आप को पहचान सकें। तो इसलिए जो इतिहास में लौटना है वो दो स्तर पे है छायावाद। एक सामाजिक इतिहास में आप पीछे लौटते हैं, एक व्यक्तिगत इतिहास में भी पीछे लौटते हैं। याद करिए राम की शक्ति पूजा को, जब पूरा अंधकार है अमानिशा उगलता गगन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है प्रपंचार, और प्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुध विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न की बल जलती मशाल। इसमें भी एक मशाल जलती है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बहुत परेशान है, अंधेरे की शक्ति इतना व्यापक और प्रबल है जिसका कोई पारावार नहीं है, लेकिन ऐसे भी क्षण में क्या है, व्यक्ति जीवन में भी फ्लैशबैक होता है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, निष्फलक देखते हुए याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतरा, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों का प्रथमोत्थान पतन। ये आपने सुना होगा, कांपते हुए किसलय, झड़ते पराग समुदय, गाते खग्न जीवन परिचय तरु मलय बलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय, याद छवि प्रथम सुई, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। तो ये जो पूरा का पूरा इतिहास में प्रत्यावर्तन है, ये हमें समझने की जरूरत है, और ये छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता है। और इस तरह से उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति दी है। वैसे ही छायावाद के प्रतिनिधि कवि होने के नाते जयशंकर प्रसाद ने भी ये सृजनात्मक हस्तक्षेप दो स्तर पे किया है, एक व्यक्ति के स्तर पर भी और एक समाज के स्तर पर। राजनीतिक स्वाधीनता बहुत महत्वपूर्ण थी, उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन राजनीतिक स्वाधीनता के बाद क्या, व्यक्ति की स्वाधीनता कैसे होगी, प्रसाद की बड़ी चिंता यह भी है। तो इसलिए कर्म सर्ग में श्रद्धा मनु को समझाती है कि अपने में सब कुछ भर लें, कैसे व्यक्ति विकास होगा। यह एकांत स्वार्थ अति भीषण है, अपना ही नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो प्रसाद का पूरा साहित्य अपने को विस्तृत करने का साहित्य है। प्रसाद की पूरी चेतना भारतीय चिंतन परंपरा से ऊर्जा ग्रहण करके अपने को लगातार विस्तृत करते हुए विश्व मानववाद में अंततः जाकर वो परिवर्तित होता है। यदि हम इन कुछ चीजों को प्रसाद को सुने तो हमें लगेगा कि पूरा छायावाद सुसुप्ति का नहीं, जागरण का साहित्य है। पूरा छायावाद एक नए स्वप्न का साहित्य है, एक आशा का साहित्य है।
और तभी जागरण, स्वप्न, आशा, नए, ये शब्द आपको पूरे छायावाद में जबरदस्त तरीके से पुनरावृत्त होते हुए दिखाई देंगे सभी कवियों में। आप देखिए उनकी प्रसिद्ध कविता है बीती विभावरी जागरी। ये जागरण लगातार है। अधरों में राग अमंद लिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी बिहाग। जो संगीत शास्त्र के जानकार हैं वो जानते हैं राग बिहाग रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। यमन से शुरू करके और भैरवी पे अंत करते हैं। तो जब शाम को खत्म हो जाना चाहिए वो तो कब का खत्म हो गया, अब तो जागरण का समय है। तो यह पूरा साहित्य छायावाद का जागरण का साहित्य है और साथ इस जागरण के मुख्य हस्ताक्षर हैं। यदि इस रूप में हम भारतीय इतिहास और साहित्य के जो इंटरप्ले है इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है छायावाद और साथ दोनों पर न्याय करेंगे। आपने बहुत बहुत ध्यान से सुना। बहुत बहुत